वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू के अप्रोच से, और इसमें हम लोग जो भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स होगा उसको भी कवर करेंगे। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। So the first segment is what are rights। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स को समझने के पहले समझेंगे कि राइट्स क्या है। राइट्स का जो रिलेशनशिप है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में वो क्या है। तो बेसिकली राइट्स आर दी जस्टिफाइड क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स क्या है, ये जस्टिफाइड है क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर द क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। क्या होता है ये? लीगली इन्फोर्सेबल होता है। ठीक है, और क्या होता है ये? प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी होता है। ये प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब इंडिविजुअल लिबर्टी क्या होता है? इंडिविजुअल लिबर्टी, अगर अगर मान लीजिए कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया में? इसको प्रोटेक्ट, जैसे आप आर्टिकल 19 के अंदर में इसको प्रोटेक्ट करते हो, तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये यूनिवर्सल और इनहेरेंट होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होता है कि किसी स्पेशल पर्सन को किसी स्पेशल पर्सन को नहीं दिया हुआ होता है। इट इज अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, लार्जली स्पेशल या सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। ठीक है, व्हाट्स राइट्स आर नॉट? राइट्स क्या नहीं है? राइट्स आर नॉट स्टेट ग्रांटेड प्रिविलेजेस। ये कोई स्टेट के ग्रांट के थ्रू से प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है कि जैसे कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट का यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। ये क्या है कि हक है हर सिटीजन का। ठीक है, और नॉट ड्यूटीज और एप्लीकेशन ऑब्लिगेशंस, ये कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ड्यूटी और राइट्स के बीच में अलग चीज होता है। ठीक है, राइट्स आर द क्लेम्स। ठीक है, क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट्स, और ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी आपका फॉर द स्टेट किया जाता है। ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटी दो सेपरेट कंसेप्ट है। हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट्स भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में उसको देखेंगे। अच्छा, नॉट फॉर द स्टेट्स ओन सिक, तो राइट्स का जो एग्जिस्टेंस है ये इसलिए नहीं है कि स्टेट एग्जिस्ट करता है इसलिए राइट है। नहीं, हम इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कोर में है स्टेट के। ठीक है, हम लोग जब प्रीएम्बल पढ़े भी थे तो यहाँ पे सॉवरेन कौन था? वी द पीपल था। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो पीपल के लिए है, ना कि लोग जो है वो स्टेट के लिए हैं। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग समझ गए वाटर राइट्स के लिए। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये यूपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है कि राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। ठीक है, राइट्स क्या है? क्लेम्स ऑफ स्टेट है, स्टेट का क्लेम्स है अगेंस्ट सिटीजन। अभी हम लोग क्या देखे थे कि राइट्स स्टेट का क्लेम नहीं होता है। राइट्स किसका क्लेम होता है? सिटीजन का क्लेम होता है। अब देखो कि राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। तो राइट्स हम लोग प्रिविलेजेस नहीं था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट्स। तो राइट्स आर क्या? क्लेम्स ऑफ सिटीजन। क्लेम्स ऑफ सिटीजन किसके अगेंस्ट में? स्टेट के अगेंस्ट में। तो ये बात सही लग रहा है, ऑप्शन सी। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन। फ्यू सिटीजन नहीं है, ये लार्जली क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सारे सिटीजन को लगभग एक्सेसिबल होता है ये। ठीक है, और ये जस्टिसेबल एंटाइटलमेंट्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया अंडरस्टैंडिंग योर फंडामेंटल राइट्स। अभी हम लोग किसके बारे में समझे? राइट्स के बारे में समझे। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सारे राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। तो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ही फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को आखिर फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, वो स्पेशल क्यों है, उसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में क्या है। ये देखो कि पार्ट 3 में है, ठीक है, ये पार्ट 3 में एंश्राइंड है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आर्टिकल 12 से 35 तक इस चीज़ पे डिस्कशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड है क्या, यूएस बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। और यहाँ पे जो इलॉबरेशन है ना फंडामेंटल राइट्स का, वो कंपैरेटिवली पूरे ग्लोबली अगर कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इलॉबरेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको फंडामेंटल ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में जब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 13 में देखेंगे कि क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो हम लोग जुडिशियरी उसको क्या कर सकती है, जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, ठीक है ना। इवन कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 में प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, इस चीज का प्रोविजन है। तो ये आपका राइट, फंडामेंटल राइट जो होता है वो गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ऑथोरिटेरियन रूल को नहीं होने देता है। ये इक्वालिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी पे बात करता है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का बात किया गया है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम का बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। स्पेशल कुछ जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसको ध्यान में रखते करके स्पेशल प्रोविजंस भी दिया जाता है एससी एसटी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, विमेन को, ठीक है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है। ये एम फॉर ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट फॉर मैन। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है ना, कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, कोई भी गवर्नमेंट टायरनी नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अनवांटेड फ्रीडम का नहीं कर सकती है अप्लाई, जो अनवांटेड फोर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकती है, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए ही क्या होता है ना कि फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल राइट होता है, क्योंकि इन सब फैक्टर के कारण कि वो गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लोगों की इक्वलिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज they are guaranteed and protected by the constitution, ठीक है। they are fundamental also in the sense that they are most essential for the all round development of the individuals, ठीक है। they operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislation। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज फंडामेंटल राइट्स क्या है कि गारंटीड है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बात सही है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का बात कर रहा है, तो हाँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट का बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो जाए, इंटेलेक्चुअल हो जाए, मोरल हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दे ऑपरेट लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द नेचर। तो हाँ, ये तो लिमिटेशन के रूप में एक्ट करता ही है। जैसे हम लोग पिछले में स्लाइड में बात किए थे, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 के थ्रू से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन किया जाता है, जो आर्बिट्री लॉज बनते हैं उस पर जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनाता है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन बनाता है। तो लार्जली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी 1 2 3 आर करेक्ट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को और डिटेल से देखेंगे कि उसमें कौन कौन से राइट है, एक एक करके। तो हम लोग पिछले
स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और आर्टिकल्स 12 टू 35 तक स्प्रेड है। ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंसाइंड थे वो 7 फंडामेंटल राइट थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू से इसको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया। जब 1978 में आप देखोगे तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये याद रखना, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू से क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 30 से लेकर कहाँ तक चले गया आपका आर्टिकल 300 ए में। तो आज की डेट में जो पोजीशन है राइट टू प्रॉपर्टी का वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300 ए में। तो हमें ये समझना है कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों तो प्रोटेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम लोग आगे में देखेंगे कि स्पेशल प्रोटेक्शन है कि इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के थ्रू से। और अगर ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर आपको इसमें जो हिरार्कियल है, जो हिरार्कियल अप्रोच होता है कि आप पहले जाओगे कहाँ, लोअर जुडिशरी में, फिर जाओगे आप हाई कोर्ट में, फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है। ठीक है। अभी आज के डेट में जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 के बीच में है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये है 29 से 30 के बीच में। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें बात किया जा रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द सिटीजन। सिंपल क्वेश्चन है, 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में जो है फंडामेंटल राइट कहाँ से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक स्प्रेड है। आर्टिकल 112 से 115, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 222 टू 35, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है। आर्टिकल 12 में जो है स्टेट के डेफिनेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 13 टू 35 में जो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24। ठीक है। 25 से 28 के बीच में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात किया गया। कल्चर और एजुकेशन राइट्स के बारे में 29 30 में है। ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 12 के अंदर में स्टेट को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है, क्या देखेंगे, आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है विद कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो लार्जली किसके अगेंस्ट में क्लेम है, वो स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम है। तो अब स्टेट का जो डेफिनेशन है, क्या इसका नैरो डेफिनेशन लिया गया है या ब्रॉड डेफिनेशन लिया गया है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया गया है। ठीक है। एक वाइड और इंक्लूसिव डेफिनेशन लिया गया है। ठीक है। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, ताकि क्या हो, अगर ब्रॉड डेफिनेशन रहेगा, अगर ब्रॉड डेफिनेशन रहेगा तो आपको क्या होगा, आपकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी वो ज़्यादा होगी। तो इस डेफिनेशन के अंदर में क्या है कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी इसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सिमिलरली जो भी स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के ब्रांचेस होंगे उनको कवर किया जाएगा। जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है,
इनसे रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी लिया जाएगा। इंस्पाइट कि जो भी पीएसयूज़ होते हैं स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी से बची, जैसे कि एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, बेल हो गया, गेल हो गया, तो इन सब को भी जो है हम लोग स्टेट ही मानेंगे आर्टिकल 12 में। ठीक है, इवन की जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं, अगर वो प्राइवेट बॉडीज एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट के जैसा काम कर रहे हैं, अगर वो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम कर रहे हैं, इसको बाद में इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन भी किया हुआ है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि प्राइवेट बॉडीज भी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, या पीएसयूज़ सेक्टर के जितने भी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, इवन की प्राइवेट बॉडीज़ भी जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट के जैसे काम करते हैं, ये सारा आर्टिकल 12 में स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में कवर होता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बात किया जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भेल, अ प्राइवेट बॉडी स्टेब्लिश्ड विद स्टेट एड और कंट्रोल। तो ऊपर में जो एंटिटीज दिए गए हैं, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो इसमें से बताया जा रहा है कि आर्टिकल 12 में कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात किया जा रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जो भी बॉडी थी, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का ही, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये तो कवर होगा ही ईसीआई। इसके बाद दिया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज क्या है, हम लोग अभी देखे थे कि जो भी लोकल अथॉरिटी है वो काउंट होती है। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी हो जाएगा। भेल क्या है, ये पीएसयू में हो रहा है, तो भेल तो काउंट होगा ही होगा। ठीक है, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड विथ स्टेट एड, तो अब स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको फंड मिल रहा है, तो फिर ये भी काउंट होगा। अगर फंड नहीं मिलता, देन वी हैव टू चेक कि उसका फंक्शन कैसा है, लेकिन जब फंड मिल रहा है तो फिर ये भी काउंट होगा। तो देयरफॉर 1 2 3 4 4 जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में आएंगे। चारों जो है स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में आएंगे। दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी कि आर्टिकल 12 में जो अगर गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं भी हैं, तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो स्टेट है कि नहीं है। खास करके अगर वो प्राइवेट बॉडी है, तो उसको हम लोग स्टेट की डेफिनेशन में कब रखेंगे और स्टेट की डेफिनेशन में कब नहीं रखेंगे। तो ये इसके लिए हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया था या डेफिनेशन दिया था, वो होता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट से ये डिफाइन होता है कि वो स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है फॉर द डेफिनेशन अंडर स्टेट विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट में उन सारी बॉडी को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द एजेंसी, उसको स्टेट के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, उसके लिए क्या हम लोग इंश्योर करेंगे कि फंक्शन ओवर फॉर्म, कंट्रोल मैटर्स मोर देन द लीगल स्टेटस, की कंट्रोल का बात किया जाएगा और फंक्शन का बात किया जाएगा। तो इन दो चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट है। तो इसमें देखो, सबसे बड़ा बात किया जा रहा है कि फिनेंशियल कंट्रोल का, कि गवर्नमेंट होल्ड्स कैपिटल और प्रोवाइड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर देखो कि फिनेंसेस दे रही है, अगर फिनेंसेस प्रोवाइड कर रही है ना, अगर फिनेंसेस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में आएगा। अब उसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना परसेंटेज है, ठीक है, कि उसके डिसीजन मेकिंग में जो है, उसके डिसीजन मेकिंग में स्टेट का कितना रोल है। उसके बाद मोनोपोली स्टेटस, क्या गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ है कि आप मोनोपोली की जैसा वहाँ पे बिहेव करो।
ठीक है? या फिर आपका जो रोल है वो क्या, प्राइमरी फंक्शन जो है वो पब्लिक इन नेचर है रादर देन प्राइवेट इन नेचर। तो इन सब का जब एक क्युमुलेटिव टेस्ट किया जाएगा ना, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बात किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। तो अब इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसमें कि डिफाइन किया जाएगा कि कोई भी जो एजेंसी दिया हुआ है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट में आता है कि नहीं, स्टेट की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा फैक्टर है? तो इसमें बोलना है एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट फिनेंशियल असिस्टेंस, हो सकता है, हम लोग अभी डिस्कस किए थे पहले। मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड बाय द स्टेट्स, नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, रजिस्ट्रेशंस अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि अभी तो हम लोग देख लिए थे कि पहले क्या किए थे कि अगर फिनेंशियल स्टेटस फिनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, ठीक है, अगर फिनेंशियल कंट्रोल है, फिनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, तो ये स्टेट के अंदर में तो आएगा ही आएगा, तो ये तो सही है। ठीक है, अब मोनोपोली स्टेटस जो है ना वो कन्फर्ड बाय स्टेट, मोनोपोली स्टेटस अगर आप दे रहे हो, ठीक है, किसी को स्टेट को फॉर सम रीजन मोनोपोली स्टेटस आपने दिया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट के डेफिनेशन में आता है। अब फंक्शंस ही, अब तीसरा क्या है कि नेचर ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस अभी हम लोग देखे थे कि अगर ये पब्लिक नेचर का इसका फंक्शन है ना, प्राइमरी फंक्शन इस पब्लिक नेचर का है, तो फिर ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। अच्छा, चौथा है रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। चौथा जो है कंपनीज एक्ट में, अच्छा कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट का एक फैक्टर है, ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट में ये स्टेट के अंदर में आएगा। इसका रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट बॉडी हो। अगर ये प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट इन नेचर है इसका फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसका नेचर अगर पब्लिक होगा, अगर इसका फंक्शन पब्लिक होगा तो फिर होगा। तो इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट होने से ये फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? सो हेंस आपका 1 2 3 कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे कि a body registered under the companies act does not automatically become the state, ठीक है? नॉर डज इज रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूडेड। अब इसका ये क्या है कि अगर फंक्शनल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो कंपनी है वो स्टेट के अंडर में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, ठीक है? आर्टिकल 13 क्या है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसमें हम लोग आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 ही एक जो बेसिक अधिकार देते हैं जुडिशियल रिव्यू का, राइट? अब इसका ये इसको इन्फोर्स कैसे किया जाता है? इसको इन्फोर्स किया जाता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 के अंदर में क्या होता है कि रीट प्रोविजन होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है? आर्टिकल 32 इसमें जिसका भी फंडामेंटल राइट्स का, अगर मान लो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है या फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है सिटीजन को, तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, ठीक है? सिमिलरली चाहे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226। इसमें जो लॉज हैं वो लॉ का डेफिनेशन क्या है? उसमें लॉज बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? इसमें आपका एक्ट भी आ रहा है, ऑर्डिनेंसेस भी आ रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ रहा है, ठीक है? कुछ कंस्ट्रम्स भी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? अब इसमें अमेंडमेंट आता है कि नहीं आता है? हालांकि स्टार्टिंग में अमेंडमेंट को इसके अंदर नहीं रखा गया था, बट
अब क्या है कि अब अमेंडमेंट को भी इसके अंदर रखा गया है, प्रोवाइडेड कि वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का हम लोग समझेंगे कि क्या डेफिनेशन है आगे, जब केशवानंदा भारती केस के आगे में पढ़ेंगे कि हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि मान लीजिए कि कोई फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ठीक है, या जो हमारा डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ स्टेट है। तो ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर इसमें जैसे भी अगर इस सब चीज़ों को लेजिस्लेशन के थ्रू से या किसी भी तरीके से अमेंडमेंट के थ्रू से चेंज करने की कोशिश किया जाता है, तो ये क्या हो सकता है कि वायलेटिव ऑफ द लॉ हो सकता है, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ आर्टिकल 30। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर लॉज, ठीक है। तो एक तो हो गया लॉज, ठीक है ना, इसके एवं पावर देता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, which give provisions to the constitutional provisions over laws made by the union and parliament legislature. Which article of the constitution gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by the union parliament and or state legislature? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि लॉज के ऊपर प्रेसिडेंस दे रहा है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। अब इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 245 या 326। तो बेसिकली इसमें जो आर्टिकल 13 है, यही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यही एम्पावर करता है किसको, जुडिशरी को, कि अगर कोई भी जो है लॉ वो क्या है, वो अगर फंडामेंटल राइट के साथ में कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, ठीक है। Article 13(1) declares that all pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights shall be void to the extent such inconsistency। तो ये बात है ना कि अगर कोई भी लॉज बना है और फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा। तो इसमें क्या बात का, तो इससे क्या आप निकाल सकते हो निष्कर्ष, इससे यही चीज निष्कर्ष निकला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो अबव द लॉ है, ठीक है। Article 13(2) prohibits that state from making any law that takes away or breaches fundamental rights and any such law will be void, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 ही क्या होता है, टच स्टोन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, क्या है, टच स्टोन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। आर्टिकल 32 क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। सुप्रीमेसी ओवर लॉ नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 255 एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। 326 रिलेट्स टू इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज के बारे में बात करते हैं। तो हैंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, हम लोग कितना टाइप का राइट्स है राइट टू इक्वलिटी के अंदर में, उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो जो 5 पिलर्स ऑफ इंडियन इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5 पिलर हैं वो क्या है कि जैसे देखो कि फर्स्ट हो गया आपका क्या है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, कि लॉ के सामने जो है सभी एक हैं और सिमिलर कंडीशन में जो है लॉ सिमिलरली सिचुएटेड रहेगा। इसको हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 में। उसके बाद दूसरा है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन, इसमें डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है ना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। इसके बाद तीसरा है कि इक्वालिटी किस में, इक्वालिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इक्वालिटी किस चीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, विथ सम एक्सेप्शन। फोर्थ पिलर है इसका अनटचेबिलिटी। तो अब अनटचेबिलिटी क्या हुआ करता था पहले कि जो हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट के में प्योरिटी और पॉल्यूशन के कारण जो है
उसको एक तरह से अछूत मानते थे, ठीक है? तो उस चीज़ को अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स एक्सेप्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। तो अब जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो आपको क्या हुआ कि पहले जो टाइटल्स हुआ करते थे राजा महाराजा, ठीक है? तो इस तरह का जो प्री कॉलोनियल एरा के टाइम्स का जो टाइटल्स थे, तो उन सब चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया। कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी के पास, एक्सेप्ट कि क्या है कि अगर कोई एकेडमिक इन नेचर ना हो, ठीक है? तो अगर एकेडमिक नेचर का है या कोई मिलिट्री का टाइटल है, तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं, ठीक है? So these are the five pillars of equality: equality before law, prohibition of discrimination, equality in public employment, abolition of untouchability और abolition of titles. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स. दे आर आर्टिकल 16 to 20, आर्टिकल 15 to 19, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 13 to 17. तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे कि आर्टिकल 14 to 18 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी का बात किया जाता है. आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, caste, sex, place of birth. Article 16 equality of opportunity in matters of public employment. Article 17 abolition of untouchability और आर्टिकल 18 abolition of titles, ठीक है? अब देखो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. दो एस्पेक्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कि कोई कहीं इंडिया के किसी भी टेरिटरी में हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? अब इसमें जो पर्सन है ना, ये पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा? इसमें सिटीजन भी आएंगे और फॉरेनर भी आएंगे, ठीक है? या इवन की जो लीगल पर्सन भी आ जाएंगे. लीगल पर्सन में क्या है? स्टेचुरी कंपनीज, स्टेचुरी कॉरपोरेशंस, ठीक है? रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ये सब भी जो है पर्सन के अंदर में रहेंगे. कि किसी को भी हम जो है क्या नहीं डिनाई कर सकते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है? ये दो चीज हम डिनाई नहीं कर सकते आर्टिकल 14 के अंदर में. अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगर आप समझोगे तो ये ब्रिटिश ओरिजिन से है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन ओरिजिन से है, ठीक है? ये निगेटिव कंसेप्ट है. इसमें क्या बोलता है ना कि नो इंडिविजुअल इज एबव द लॉ. ये मतलब इसमें बोलता है कि लॉ के सामने जो है ना हर कोई बराबर है. कोई वर्टिकली अप नहीं है, कोई वर्टिकली डाउन नहीं है. मतलब कि कोई यहाँ पे हिरार्की नहीं होगा, ठीक है? कोई हिरार्की नहीं है कि यहाँ पे कोई हायर क्लास का और कोई लोअर क्लास का है. तो वो लॉ के नज़र में जो है वो बराबर है. कोई रिच है, कोई पुअर है, तो वो लॉ के नज़र में बराबर है, ठीक है? उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है? और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है? ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है ना? इसमें बोल रहा है कि ये सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू दोज सिमिलरली सिचुएटेड. कि अगर दो लोग सिमिलरली सिचुएटेड है ना, कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा आप लॉ लेके आ रहे हो या कोई एक ऐसा पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो इसमें बोल रहे हो कि ये एक सर्टेन इनकम ग्रुप में है, सर्टेन इनकम ग्रुप पे लॉ अप्लाई होगा, ठीक है? ये कोई अफर्मेटिव एक्शन अप्लाई होगा, तो उस सर्टेन ग्रुप में ना, उस सर्टेन पूल में जितने भी लोग होंगे उस पे इक्वली अप्लाई होगा. इस सर्टेन ग्रुप में इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है? और हो सकता है, लेकिन इसमें ये समझना है कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये हायर इनकम ग्रुप है, ठीक है? कोई स्कीम आया है कि ये सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप पे ही जो है ये लोअर इनकम ग्रुप है, ये हायर इनकम ग्रुप है. तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोल रहे हैं ना कि हो सकता है कि यहाँ पे और यहाँ के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए, लेकिन हम लोग ये जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी लाए हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए लोअर इनकम ग्रुप में, तो इस ग्रुप में जो भी सिचुएटेड है ना उस पे सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, ठीक है? तो यही अंतर है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी
इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि राइट टू इक्वलिटी में जो है ना, राइट टू इक्वलिटी में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब चेक करना है कि वो राइट टू इक्वलिटी में आता है कि नहीं आता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं: इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इसमें देखो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये आर्टिकल 14 में बताया ही गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात किया गया है, ठीक है। अब सोशल इक्वलिटी को जब आप देखोगे तो आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का बात करते हैं, और आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का बात करते हैं। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का बात करते हैं। तो ये सारा क्या चीज को प्रमोट कर रहा है? सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जैसे आप आर्टिकल 16 में देखोगे तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ही बात किया जाता है। तो इसका मतलब कि ये भी आपका राइट टू इक्वलिटी में है, ये भी राइट टू इक्वलिटी में, ये भी राइट टू इक्वलिटी में। लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी का जो बात है ना, इकोनॉमिक इक्वलिटी को फंडामेंटल राइट के अंदर में नहीं रखा गया। ये कहाँ है? डीपीएसपी में है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक इक्वलिटी को लाना इतना आसान नहीं है, स्टेट्स के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रखते हैं और जो एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, कुछ ऐसे पॉलिसी फंड जैसे कि किसान मनधन योजना, इस तरह से कि हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी डिसएडवांटेजियस सेक्शन के लोग हैं उनके पास में फंड जो है ट्रांसफर किया जा सके, इक्वालिटी को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज किया जा सके। बट ये फंडामेंटल राइट के अंदर में नहीं आता है, राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है इकोनॉमिक इक्वलिटी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात किया जा रहा है कि द स्टेट कैन ट्रीट unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres. Among equals, second statement, among equals the law should be equal and equally administered. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को बोल रहे हैं ना कि स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली, जो अनइक्वल हैं उसको डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है स्टेट, उसको डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है स्टेट विथ ए ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। किस उद्देश्य? कि अगर हमको लेवल प्लेइंग फील्ड करना है तो स्टेट कर सकता है ऐसा, अनइक्वल ट्रीटमेंट कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? आप, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे एफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है, एफर्मेटिव एक्शंस, या रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। किस लिए? ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा सके, क्योंकि पहले ही बहुत लोग क्या होते थे कि स्टार्टिंग लाइन ही बहुत लोगों का बहुत पीछे होता है, ठीक है। कि अगर चाहे वो आपका कभी वो कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, कभी इनकम के बेसिस पे हो सकता है। मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इस चीज़ को इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, ये सही बात है, ठीक है। इवन जब आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ोगे, जब आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इसके बारे में बात करोगे तो ये भी यही बात करती है। जो इनका डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, इन्होंने वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि स्टेट को जो है डिसएडवांटेजियस सेक्शन के लिए, डिसएडवांटेजियस सेक्शन के लिए, ठीक है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए, उसी को जस्टिस बोलते हैं। तो अ, ये वन एस्पेक्ट था रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस को, उसको और आगे देखेंगे डिटेल से। तो स्टेट ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली, ये बात सही है। और एमोंग लॉज द एमोंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड, तो ये बात तो आर्टिकल 14 में स्पष्ट ही है। तो हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Moving to the next article, that is article 15, right to non discrimination. इसको हम लोग देखेंगे कि राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 बेसिकली क्या बोलता है कि स्टेट प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसमें स्टेट को जो है डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बेस्ड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप क्या है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारे जो भी इंडियन सिटीजन्स है उनको इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, चाहे शॉप्स हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, इस सब चीज़ों के बारे में क्या होगा, आप इक्वल एक्सेस होगा। ठीक है, ये क्यों दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पहले की सोसाइटी थी उस समय जो पब्लिक स्पेसेस होते थे कि एक जैसे कि टैंक से कुछ लोगों को मना कर दिया जाता था कि आप इस टैंक से जो है यहाँ पे पानी नहीं ले सकते हो। तो ऐसा पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोसाइटी में, बट उन सब चीज़ों को आफ्टर फ्रीडम ये सब रोक दिया गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखो, ये जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोविजन अप्लाइड टू क्या है, स्टेट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ना, ठीक है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन पहले एस्पेक्ट में क्या है, निगेटिव सेंस में है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो पब्लिक स्पेस को एक्सेस करने के लिए। लेकिन स्टेट क्या है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है ना, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, खास करके वल्नरेबल सेक्शन जैसे कि विमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस, या इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं 10% अलाउ किया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इन सब चीज़ों के लिए स्टेट क्या कर सकती है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लेके आ सकती है। ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये उत्तराखंड पीसीएस का है कि अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एससी, एसटी, एससी इज मेड। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस हैं, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू से हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(5) है, इसमें जो राइट टू प्रोहिबिशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके में जो ये एक्सेप्शनल क्लॉजेज हैं आर्टिकल 15(5), इसके थ्रू से जो रिजर्वेशन का प्रोविजंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी, ओबीसी को, वो दिया हुआ है। आर्टिकल 15(5) empowers the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, scheduled castes, scheduled tribes in matters of admission to education institutions, private individuals, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये प्रोविजंस कैसे ऐड किया गया था, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के थ्रू से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आर्टिकल 15(5). ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अब आर्टिकल 16 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 16 बता रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्टेट जॉब्स। ठीक है, मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। ठीक है, इसके बारे में बात करता है, और ये बोलता है कि प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड इन एलिजिबल बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस, इन सब चीज़ों के बेसिस पे स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि रेसिडेंस एज ए कंडीशन।
ठीक है। रेसिडेंस एज ए कंडीशन कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन स्टेट और लोकल जॉब्स। तो ये सब वही है कि जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए या लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन में, ठीक है, कि रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको भी अगर इंक्लूड करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रीड with the word socialist in the preamble of Indian constitutions enabled the Supreme Court to deduce a fundamental right to equal pay and equal work। तो इसमें बोल रहा है ना कि इसमें से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सोशलिस्ट के साथ, ठीक है ना, सोशलिस्ट के साथ यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इनेबल, जो सोशलिस्ट के साथ कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है ना जो कि राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को प्रमोट करता है, ठीक है, इनेबल करता है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब इसमें देखो कि जैसे आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 14, 15 एंड 16, आर्टिकल 14 एंड 16। तो देखो आर्टिकल 14 जो है वो क्या बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को ये सपोर्ट करेगा, इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं ना जी, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सपोर्ट करेगा ही, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या होता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और 15 क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ जो ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, और ख़ास करके वो एजुकेशन वगैरह रिलेटेड एस्पेक्ट में बात किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में जो है वो क्या है कि आर्टिकल 16 कवर करता है उसको, ठीक है। तो अब देखो कि इसके अलावा भी जो है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो वो लार्जली मेंशन कहाँ पे है, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कहाँ पे है, आर्टिकल 39 में है वो, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए ही अगर बोलोगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सब कौन करता है तो आर्टिकल 14 और 16 करता है, ठीक है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किस चीज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 17 बोलते हैं अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली फॉरबिड्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, की अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। एनी डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अनडिसेबिलिटी इज ए क्राइम पनिशेबल बाय लॉ। अब इस चीज़ को एनफोर्स करने के लिए क्या प्रोविजंस है, प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। ये की लॉ प्रोवाइड किया गया है टू इन्फोर्स द बैन, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी क्या होता है, अनटचेबिलिटी को कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि ये जो है ना एक सोशल डिसेबिलिटी है, ये सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज बाय सर्टेन कास्ट बाय बर्थ। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली जो था, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो अनटचेबिलिटी प्रोपेगेट किया जाता था, अभी तो खैर लगभग खत्म हो चुका है ये चीज़, ठीक है। बट उस टाइम पे था तो इसको बैन किया गया था अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से, ठीक है। अब ये क्या है कि इन्फोर्सेबल अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ में भी, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी, ये तो स्टेट के लिए तो है ही, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी ये है कि आप सू कर सकते हो अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है तो, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 17। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स
इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये यूपीएससी का है क्वेश्चन 2022 का, कि इनमें से कौन सा कैटेगरी का फंडामेंटल राइट है जो अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वलिटी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्टिकल 17 है वो किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The Supreme Court held that Article 17 is enforceable against private individual and the state has a constitutional duty for its effective implementation। हम लोग देख चुके हैं कि अनटच पहले 1976 में क्या आया था, अनटचबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया था, बाद में इसको रिनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में लेके आ गया। इसका स्कोप को स्ट्रेंथन किया गया और इसका पेनल्टी को भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, इसमें भी अनटचबिलिटी को अबोलिश करने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था कि अनटचेबिलिटी जो है वो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 17। ठीक है, अब आर्टिकल 18 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 18 जो है राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है ना, आर्टिकल 18, ये आर्टिकल 18 में क्या बात किया गया है कि आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करते हैं ना। स्टेट कैन नॉट ग्रांट टाइटल्स, स्टेट जो है कोई टाइटल नहीं देगा, खास करके जो हेरिडिटी टाइटल्स होते थे, ठीक है, वो सब ग्रांट नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन दिया जा सकता है। और सिटीजन जो है इसमें क्या, आर्टिकल 18 में बात किया गया है कि फॉरेन टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट बैन है फॉरेन टाइटल्स को एक्सेप्ट करने का। और कॉलोनियल एरा का जो टाइटल्स था, ठीक है, जैसे कि क्या, महाराजा, ठीक है, राजा, राय बहादुर, ठीक है, राय राय बहादुर, राय साहब, ठीक है, ये सब टाइटल आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को एबोलिश कर दिया गया है। अब आर्टिकल परमिट क्या करते हैं ना कि अगर कोई नेशनल अवार्ड है, जैसे कि पद्म भूषण, परमवीर चक्र, ठीक है, भारत रत्न, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये मेरिट को अगर रिकॉग्नाइज कर, जो कोई एकेडमिक है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टरेट का डिग्री है, तो उन सब चीज़ों को यूज किया जा सकता है। लेकिन जो अगर मान लो कि जो नेशनल अवार्ड मिला है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो ना, उसको आप टाइटल में प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह नाम के आगे नहीं रख सकते हो। ठीक है, नाम के आगे उसको नहीं ले सकते हो ऑफिशियली। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस थे। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इससे रिलेटेड यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2021 में, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमको चेक करना है। ठीक है, कि भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 81। ठीक है, भारत रत्न जो है, भारत रत्न, ठीक है, और प्लस पद्मा अवार्ड, ये बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल 18(1) में आते हैं, आर्टिकल 81 के अंदर में आते हैं। पद्मा अवार्ड्स वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। ठीक है, उसके बाद है कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 इन अ पार्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। तो भारत रत्न पद्मा अवार्ड टाइटल अंडर 18(1), तो 81 में देखो, 18(1) के अंदर में ये लोग नहीं आते हैं। आर्टिकल 18(1) एबोलिशेस द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में क्लियरली बताया था कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड क्या होते हैं, नॉट टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 18(1) में नहीं आते हैं। बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन केस में क्लियरली बता दिया गया है। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो पद्मा अवार्ड्स जो है 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, इसको अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शंस हुए थे फॉर सम रीजंस 1978, 79 और 1993, 97 में। ठीक है, तो ये बेसिकली ओनली वंस नहीं सस्पेंड हुआ था, कम से कम मिनिमम 2 टाइम तो हुआ ही था। ठीक है, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ईयर। तो भारत रत्न के बारे में क्या है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है,
ठीक है। रिकमेंडेशन आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। उस इसमें क्या होता है ना कि जो ऑफिशियल स्टांस है कि 3 भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि रिसेंटली जो है 5 लोगों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न, बट वो एक्सेप्शनल है। ये जो जनरल क्लॉज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर है कि ए मैक्सिमम ऑफ 3 भारत रत्न अवार्ड्स कैन बी गिवन इन अ ईयर, ठीक है। एंड 53 पर्सन्स हैव बीन अवार्डेड सो फार, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो बेसिकली आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज इंडियाज राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। तो जो राइट टू फ्रीडम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या क्या है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें यही देख लो कि सबसे फर्स्ट में जो आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या क्या कवर किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड। ये आर्टिकल 19 में कवर होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम का, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 20। ये बोलता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनजस्ट कन्विक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनजस्ट कन्विक्शन की उसमें आपको क्या, इसमें दो प्रोविजन दिया हुआ है, नो डबल जियो पार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। हम लोग देखें कि डबल जियो पार्टी क्या होता है और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। इसके बाद आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 22 जो है वो आर्बिट्री अरेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें अरेस्ट के बारे में बात करता है आर्टिकल 22, और ये क्या बोला जाता है, ये कन्विक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2016 में कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय 4 आर्टिकल, विच आर दोज। तो यही है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19 guarantees 6 fundamental rights: speech expression, right to freedom and speech expression, right to assembly, right to associate, right to movement, right to residence and profession. आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन सेकंड आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। देयरफॉर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आर्टिकल 19 खास करके जो 1A में जो क्लॉज है ना, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात किया गया है, उसमें कौन कौन सा पोर्शन आता है और कौन कौन सा पोर्शन एक्सक्लूड होता है, उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या चीज़ उसके स्कोप में क्या इंक्लूडेड है, उसके स्कोप में फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में ही आता है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद फिर आपका जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, इसी में राइट टू साइलेंस भी इंक्लूडेड है। इसमें भी राइट टू डेमोन्स्ट्रेट आता है, ठीक है, लेकिन ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक इसमें इंक्लूडेड नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। अब देखो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कर्व किया जा सकता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन सब प्रोविजंस पे इसको क्या किया जा सकता है, रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ठीक है। हालांकि देखो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ऐसे डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में ही आता है, इम्प्लिसिट है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर में। क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर इससे रिलेटेड
केसेस देखोगे तो जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, इसमें बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात कहा गया था। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू नो गवर्नमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज प्रेस फ्रीडम इज पार्ट ऑफ प्रेस फ्रीडम, बट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स डिपेंड्स ऑन देयर वॉलंटरी कंसेंट। तो इसमें भी जो है ना कि जो प्रेस फ्रीडम है उसको एम्फोसाइज किया गया है, राइट टू नो को एम्फोसाइज किया गया है। उसी तरह से बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया है कि प्रेस फ्रीडम रिफ्लेक्ट द पीपल राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। और जो लेटेस्ट है ये अभी पूछते भी रहता है, श्रेया सिंघल का जो केस था, श्रेया सिंघल में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट इसको वेक कर दिया था, ठीक है, इसको डाउन कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये वायलेटिव था आर्टिकल 19(1) ए का, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इज पावरफुल, दिस एक्ट इज पावरफुल, ठीक है। आर्टिकल 19(1) ए। अब हम लोग आर्टिकल 15 की बात करते हैं, ठीक। आर्टिकल 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द होस्टिंग नेशनल फ्लैग atop to the private buildings is a fundamental right of every citizen and तो नेशनल फ्लैग होस्टिंग जो कर सकते हैं, पहले क्या था ना कि नेशनल फ्लैग सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिसेज के ऊपर में ही होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया गया है कि नेशनल फ्लैग जो है प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी फहराया जा सकता है, इसको फंडामेंटल राइट दिया गया है एवरी सिटीजन्स को, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर में किया गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1) ए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, नन ऑफ द एबव। तो ये बात देखो, आर्टिकल 14 में तो इक्वलिटी का बात है, ये तो नहीं होगा। इसको दिया गया है किसमें, आर्टिकल 19(1) ए में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग टॉप private buildings is a fundamental right of the every citizens under Article 19(1) A, which guarantees the freedom of speech and expression. This was laid down in the landmark case of Union of India versus Naveen Jindal 2004। तो नवीन जिंदल केस में 2004 में हमें फ्लैग होस्टिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि फ्लैग होस्टिंग जो है फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का। कौन सा, नवीन जिंदल केस में 2004 में, ठीक है। तो ये इसका इसका पार्ट केस का पार्ट दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वंस एलिजेंस एंड प्राइड टू द नेशन, ठीक है। सच एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर 19(1) ए। आप जो है 19(1) ए के अंदर में इसको इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। द स्टेट कैन रेगुलेट द मैनर ऑफ डिस्प्ले टू ensure the respect and dignity of the national flag but cannot impose a blanket provision। तो स्टेट क्या कर सकती है ना कि नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बचाने के लिए कोई मैनर जो है उस पर रेगुलेशन कर सकती है, बट ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती है कि नॉर्मल पॉपुलेशन उसको फहरा ही नहीं सकती है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन। कि अब देखो कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। उस पर कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के क्लॉजेस दिए हुए हैं, हमें देखना है कि वो है कि नहीं है, वो क्लॉजेस रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हैं कि नहीं है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म, ऑल ऑफ दी एबव। देखो आर्टिकल 19(2) में जो दिया हुआ है ना कि स्टेट कौन से ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे लगा सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इसमें आता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेंशन, इंसाइटमेंट एंड ऑफेंस। तो ये देखो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, बट ये जो अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म है ना ये नहीं आता है। अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स अंडर आर्टिकल 92। तो आप क्या कर सकते हो ना कि यहाँ पे जो फेयर क्रिटिसिज्म है ना
वो फेयर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, इवन गवर्नमेंट का भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि आप का क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 17. As a part of a right to freedom, which one of the following does not form freedom to assemble peacefully and without arms? तो यहाँ पे जो freedom to assemble है उसमें कौन कौन सा राइट्स आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। तो घेराव, ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग टू देयर ड्यूटीज, पीसफुल असेंबली, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो अब देखो कि आर्टिकल 90 इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 19(1)(b) में जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर में जो होता है ना, हमारे पास पीसफुल असेंबली का राइट है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पीसफुल असेंबली, पब्लिक मीटिंग, आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, अपना अगर बात है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, प्रोसेसन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो असेंबली है वो अनआर्म्ड होना चाहिए और पब्लिक लैंड पे होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये राइट जो है एक्सटेंड कहाँ नहीं करता है कि वायलेंट एंड डिसऑर्डरली असेंबलीज। ठीक है, असेंबली विच भी अगर पब्लिक पीस को जो है वो ब्रीच कर रहा है तो नहीं होगा, अलाउड, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। असेंबली अगर आर्म्स के साथ में हो रहा है, या राइट टू स्ट्राइक और घेराव। ठीक है ना, तो ये घेराव ऑफिशियल्स ये राइट नहीं दिया हुआ है आपका राइट टू फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम और राइट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, जो राइट है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो हम लोग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देखें, इस फ्रीडम ऑफ असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, क्लब ऑर्गेनाइजेशन ये वगैरह हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कवर्स द एंटायर लाइफ साइकिल, एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, इसमें जैसे कि आपको जैसे राइट है ज्वाइन करने का किसी एसोसिएशन का, तो यू ऑल्सो हैव राइट नॉट टू ज्वाइन, आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इस राइट में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है, नेशनल इंटीग्रिटी का क्लॉज है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सब बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपके राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट देना है ना कि जो आप फॉर्म है ना, फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इज राइट बट रिकॉग्निशन इज नॉट अ राइट। ठीक है ना, कि आपको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलेगा ये आपका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म कर सकते हो लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंडीशनल होगा। ठीक है, अब द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट गारंटीड फॉर ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं है ऑब्वियसली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स द राइट टू कंटिन्यू एन एसोसिएशन एंड ऑल्सो द नेगेटिव राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है ना, आप एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हो, इसमें बोल रहे हो कि इट इंक्लूड्स द राइट टू कंटिन्यू। ठीक है, इट इंक्लूड्स राइट टू कंटिन्यू एंड ऑल्सो द नेगेटिव राइट नॉट टू ज्वाइन, and also includes not to join the association। फॉर्मिंग एन एसोसिएशन में आप क्या बोल रहे हो कि दोनों एस्पेक्ट है, कंटिन्यूएशन का भी एस्पेक्ट है और नॉट ज्वाइनिंग का भी एस्पेक्ट है, ये बात बोल रहे हो आप स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट आप सेकेंड में बोल रहे हो कि द राइट टू रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। ये राइट टू रिकॉग्निशन जो है, राइट टू रिकॉग्निशन राइट टू रिकॉग्निशन जो है ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू रिकॉग्निशन क्या है, फंडामेंटल है। और थर्ड स्टेटमेंट में आप बता रहे हो कि ट्रेड यूनियंस हैव अ फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन हैव अ फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहे हो कि
फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है। ये 3 स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो ट्रेड यूनियन के पास तो फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक करने का। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो, अब इसमें हम लोग देखे थे कि राइट टू रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन, तो राइट टू फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिकॉग्निशन फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स राइट टू कंटिन्यू एज वेल एज नॉट टू जॉइन। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स क्रूशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री पनिशमेंट टू एनी एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है ना, ये आर्बिट्री पनिशमेंट किस चीज के बारे में बोलते हैं? जो एक्यूज्ड पर्सन को है, वेदर दे आर ए सिटीजन, फॉरेनर और लीगल एंटिटी लाइक ए कंपनी। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये आर्बिट्री जो है, आर्बिट्री पनिशमेंट उसके अगेंस्ट में क्या राइट्स है इंडिविजुअल के पास में, वो बता रहा है। तो इसमें देखो कि 3 बात कहा जा रहा है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका बात किया जा रहा है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या क्या बोला जाता है कि आपको राइट है कि यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर अ एक्ट दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन कमिटेड। ठीक है, अगर मान लो कि 2005 में किसी ने क्राइम किया और एक एक्ट आया 2010 में, तो अब 2000 एक्ट में किसी एक्टिविटी को अब क्राइम दे दिए हो, ठीक है, लेकिन उसने जो वो एक्ट था वो किया था 2005 में, तो अब 2010 के लॉ के हिसाब से आप रेट्रोस्पेक्टिवली 2005 में उसको नहीं दे सकते हो सजा। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी, मतलब यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम एग्जैक्ट ऑफेंस मोर देन वंस, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, तो इसी क्राइम के लिए आप क्या कर सकते हो ना कि 2 बार सजा नहीं दे सकते हो उसको, 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। इस क्राइम के लिए एक ही बार सिंगल पनिशमेंट होगा। ठीक है, और नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसमें बोला जाता है कि किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को आप फोर्स नहीं दे सकते हो कि विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के अगेंस्ट में विटनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये आर्टिकल 20 में 3 जो है 3 तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें ये बोलता है कि एन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दिस। तो ये देखो कि इसमें यही बोल रहे हैं कि अपने अगेंस्ट में विटनेस आप नहीं होना है, आप नहीं कंपेल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बी ए विटनेस, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये कहाँ पे बात किया गया है? ये बात किया गया है आर्टिकल 23 में। ठीक है, आर्टिकल 23 में ये बात किया गया, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 20 हम लोग देख चुके थे कि 3 इसमें क्लॉजेस था, कि फर्स्ट क्लॉज क्या था कि नो पर्सन shall be convicted on any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। इसको क्या बोला जाता है? नो पोस्ट फैक्टो। ठीक है, दूसरा क्लॉज क्या दिया हुआ था? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन ट्वाइस, एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है? नो डबल जियोपार्डी, अभी हम लोग देखे थे पिछले स्लाइड में। ठीक है, तीसरा जो बोला जाता है, नो पर्सन शैल बी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस एंड शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो खुद के खिलाफ में आपको विटनेस होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 23 में यही बात किया गया है, ऑप्शन भी यही है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ओके, तो राइट टू लाइफ में बेसिकली 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन है, एक ओल्ड इंटरप्रिटेशन है और एक न्यू इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो हमें जो राइट टू जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है, इसमें
पहले जो इंटरप्रिटेशन था उसमें ये दिया गया था कि लिमिटेड टू एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में था। हमारे पास जो प्रोटेक्शन था वो स्टेट अगर एग्जीक्यूटिव मतलब कोई लॉ पास हो गया है, ठीक है? तो इस लॉ के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन नहीं था। अगर इस लॉ से अगर हट करके एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है ना, वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, देन हमें प्रोटेक्शन अलाउड था, ठीक है? मतलब प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक इसमें जो लॉ है, वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था कि अगर वो अनफेयर है, ठीक है? अगर वो हमारे इवन की राइट टू लाइफ को एनक्रोच कर रहा है, तो भी हम उसको ये नहीं कर सकते थे, उसको नहीं कर सकते थे, चैलेंज नहीं कर सकते थे अनटिल एंड अनलेस वो जो लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है? तो इसमें जो लॉ का इंटरप्रिटेशन था वो काफ़ी नैरो था। बट 1978 में मेनका गांधी केस के बाद में क्या हो गया कि हमें जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में तो राइट टू लाइफ दिया ही गया, ठीक है? बट इसके साथ में क्या मिल गया हमें, जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब जो अगर पार्लियामेंट राइट बनाती है, ठीक है? ये एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या हो गया कि कोई मिनिस्ट्री है, कोई ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है? उसके एक्शन के अगेंस्ट में हमें राइट दिया गया, राइट टू लाइफ। लेकिन जो लेजिस्लेटिव है, जैसे कि पार्लियामेंट है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट में भी हमें राइट मिल गया कि अगर ये भी कोई अनफेयर लॉ बनाती है जो हमारे राइट टू लाइफ को थ्रेटन करता है, देन वी कैन चैलेंज दिस, ठीक है? इसमें राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निटी, और इसमें हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसका डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है, ना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का, अभी नए फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो अब जो है इस चीज़ को इंटरप्रेट इसके जो राइट टू लाइफ को ब्रॉडर इंटरप्रेट किया गया है, और कंटिन्यूअसली इसमें इसका इवोल्यूशन होता है। रिसेंटली आप देखोगे कि राइट टू लाइफ में जो राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अभी कुछ ही दिन पहले जो है इंक्लूड किया गया है राइट टू लाइफ में, ठीक है? अब देखो राइट टू लाइफ में जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है, राइट टू हेल्थ एंड सेक्टर है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, इन सब जैसे ब्रॉडर प्रोविजंस को भी ऐड किया गया है राइट टू लाइफ में, ठीक है? अब जैसे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हो गया, ठीक है? तो ये देखो, अच्छा इसमें जो राइट टू मूवमेंट एक था ना, एक था राइट टू मूवमेंट, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है ना आर्टिकल 19 में, ये है इंटरनल मूवमेंट, ठीक है? राइट टू इंटरनल मूवमेंट ये किसके अंदर में आता है? राइट टू फ्रीडम में, ठीक है? आर्टिकल 19 में। लेकिन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ये किसमें आता है? आर्टिकल 21 में। तो ये स्पेसिफिकेशन याद रखना है कि राइट टू जो अब्रॉड होगा ना, वो आता है 21 में, और जो इंटरनल मूवमेंट आता है वो आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइट टू प्राइवेसी के बारे में। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? राइट टू प्राइवेसी को क्या बोला गया है? राइट टू लाइफ का इंट्रिंसिक पार्ट बोला गया है, ठीक है? ये पुट्टा स्वामी जजमेंट केस में आया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएट इम्प्लाई द अबव इंटरप्रिटेशन, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो एप्टली जो है इसको बताता है, राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल और पार्ट इसको इम्प्लाई करता है? आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 17 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टडी स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड अंडर पार्ट 3, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सिंपल है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। फ्रीडम गारंटीड अंडर पार्ट 3 आता है। तो जब आप पुट्टास्वामी जजमेंट केस देखोगे, तो इसमें 9 बेंच ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया था राइट टू प्राइवेसी को, एक जो इम्प्लिसिट पार्ट है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 में, और पार्ट 3 एज ए होल को। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात कर रहे हैं
कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि लिबर्टी का जो डेफिनेशन है ना, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट tyranny of the political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, ठीक है, opportunity to develop oneself fully। तो लिबर्टी देखो, ये वन ऑफ द जस्टिस और लिबर्टी ये फाउंडेशनल थीम्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के, ठीक है। तो लिबर्टी क्या होता है कि कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू है, कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू है, ठीक है ना। ये to ensure freedom from restraint but also necessary condition for human growth, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, फ्रीडम को रियलाइज़ करने के लिए, अपना ग्रोथ को रियलाइज़ करने के लिए। तो अब इसमें जो है ना, लिबर्टी को बेसिकली 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो पॉजिटिव लिबर्टी के स्तर पे, एक नेगेटिव लिबर्टी का स्तर पे, ठीक है ना। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या काम करता है? नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का बात कौन करता है? नेगेटिव लिबर्टी, कि हमको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। मतलब हमें कोई भी एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कोई बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर मान लो कि आप कहीं पे प्रिजन करके रखे गए हो, कोई जेल में बंद है, तो क्या हो सकता है कि वो उसको रेस्ट्रेंट किया गया है, दैट इज द नेगेटिव वर्जन। कि ये लिबर्टी जो है आपको प्रोटेक्ट करता है उस तरह से कि किसी भी रेस्ट्रेंट से जो आपको है ना, मतलब फ्री मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं, फ्री तरीके से सोचने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव एक नोशन होता है, इसमें बोला जाता है कि ये सिर्फ निगेटिव जो है लिबर्टी देने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा ना कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप भी है ना, वो भी अपने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर सके, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का पार्ट है, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी refers to the absence of external restraint or reference especially by the state, ठीक है ना। ये नेगेटिव लिबर्टी होता है। बट पॉजिटिव लिबर्टी जो बोलती है वो एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड कैपेसिटी टू रियलाइज वन फुल पोटेंशियल। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलती है कि अपने फुल पोटेंशियल पे रीच करने के लिए जो है जो कंडीशंस प्रोवाइड करना होता है वो पॉजिटिव लिबर्टी का काम होता है। इवन जब आप कैपेबिलिटी अप्रोच देखोगे, ठीक है ना, अमर्त्य सेन का, तो वो भी यही बात करते हैं, ठीक है ना, कि स्टेट को क्या वैसे पॉलिसी फॉर्मेशन करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल का जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो अब इंडियन कंटेक्स्ट में जब देखोगे ना, तो जो इसका पॉजिटिव सेंस है उसको ज़्यादा लिया गया है, ठीक है। कि लिबर्टी मीन्स द क्रिएशन ऑफ कंडीशन, ऐसे कंडीशन क्रिएट करना ताकि अपना जो एक इंडिविजुअल है वो अपना पोटेंशियल को डेवलप कर सके पूरा फुल्ली पोटेंशियल में। जैसे कि आप प्रेमल में देखोगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड किया गया है। फंडामेंटल आपको राइट दिया गया है, ठीक है ना। इसमें स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि कुछ अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह भी किए गए थे ताकि आप जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एजुकेशन मिल सके, ठीक है। डीपीएसपी भी जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम करती है, वेलफेयर स्टेट्स बनाने का काम करती है। तो इसके लिए ही जब आप ब्रॉडर डेफिनेशन देखोगे लिबर्टी का, तो ये कंप्लीट है कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है। हालांकि इसका एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट भी हो सकता था, लेकिन क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमें ये समझना है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और खास करके इसमें दो प्रोविजंस दिए गए हैं,
कौन से दो प्रोविजंस? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ना, अगर ट्रिगर्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है ना, कि नेशनल इमरजेंसी अगर ट्रिगर्ड बाय वॉर है, ठीक है, तो आर्टिकल 355 ऑन होगा और ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ राइट्स हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ राइट मतलब कौन से राइट? जो आर्टिकल 19 में है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 358 में अगर ये वॉर है, ठीक है, वॉर है, इमरजेंसी लगा है वॉर के कंडीशन में, तो आर्टिकल 19 सस्पेंडेड, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 359 लगा हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल 359 है, इसमें क्या हुआ है कि इसके थ्रू से आपको क्या होगा कि ये इट रिक्वायर्स अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। द प्रेसिडेंट मस्ट इशू अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू सस्पेंड द राइट टू गो कोर्ट। तो अब आर्टिकल 359 जब लगता है तो इसमें क्या होता है ना कि जो सस्पेंशन इसमें जो इन्फोर्समेंट होता है ना राइट्स का, वो राइट्स का जो इन्फोर्समेंट होता है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इवन कि अगर सस्पेंशन ऑफ लीगल रिकोर्स भी किया गया है आर्टिकल 359 के अंदर में, लेकिन फिर भी जो होता है ना कि जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। मतलब कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 और 21 ये तो सस्पेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। इट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये बात ही याद रखना है, ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। तो नेशनल इमरजेंसी में कौन सा राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ठीक है। ये देखो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अब जो है इसमें ये प्रोविजन दिया गया था कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। देयरफॉर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रिमेन्स फुल्ली enforceable during a national emergency. Okay, so moving to the next topic, that is इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 के बारे में, 21 ए, आर्टिकल 21 ए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इसको देखेंगे हम लोग। अच्छा, आर्टिकल 21 ए में क्या बोलता है ना कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या कर दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है। और एजेस क्या है, 6 to 14 ईयर्स के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल बना दिया गया। पहले लेकिन ये जो एजुकेशन का राइट था वो फंडामेंटल नहीं था, वो डीपीएसपी में था, आर्टिकल 45 में, ठीक है। लेकिन जो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 2002 में, तो उसके बाद जो है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जो है आर्टिकल 51 ए में जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया जो प्लेस करता था, ठीक है ना, पेरेंट्स पे उसके एजुकेशन को लेके, तो उसके एजुकेशन को इंश्योर करना ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो आर्टिकल 45 में है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस लाए गए, अर्ली चाइल्डहुड केयर को एम्फेसाइज किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ए related with the free and compulsory education for the ages of 6 to 14, that is elementary education, ठीक है। तो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 of the constitution was expanded to include right to education because of the decision of supreme court in the case, ठीक है, कि आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करके उसमें राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। ये किस केस के जजमेंट के बाद इंक्लूड किया गया?
तो केस कौन सा था? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, प्रमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है ना 1993 में, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज इम्प्लिसिट अंडर द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो ये किसमें? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश में क्या गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू एजुकेशन जो है इम्प्लिसिट है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्री एजुकेशन लेके आ गया। कौन से एक्ट से? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू से, ठीक है ना। इसने इंसर्ट क्या किया? आर्टिकल 21A को इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इससे है रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट किसको बोलते हैं? कि जो भी ह्यूमन राइट, वैसे राइट को बोलते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन, उसको ह्यूमन राइट बोलते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसमें भी मेंशन है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है उसको किस में बोल रहे हैं? जो हमारा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो पार्ट 3 में मेंशन है उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राइट है जहाँ दोनों में मेंशन है। अब देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा इम्प्लिसिट नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट में, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इसका एक्सप्रेशन जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया है एक्सपेंशन होने के बाद में, ठीक है। राइट टू वर्क या राइट टू हाउसिंग, ठीक है, ये सब भी कहीं पे डायरेक्टली नहीं इंक्लूड है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंक्लूड है। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है ना आर्टिकल 21A, ये डायरेक्टली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यही जो राइट टू एजुकेशन है दैट इज फंडामेंटल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। राइट टू वर्क एंड राइट टू हाउसिंग आर क्या है? डीपीएसपी है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक्सप्रेस, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर में, ठीक है। हालांकि जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में इसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, जब इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अरेस्ट के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं आर्टिकल 22 के अंदर में, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये आर्टिकल 22 में दो पार्ट आते हैं। एक तो है कि कौन से राइट जो है अगर आपका ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में डिटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो कौन से राइट्स आते हैं, और अगर आपका राइट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में आ रहा है तो कौन से राइट्स आते हैं। ऑर्डिनरी लॉ मतलब कि अगर आपने क्राइम पहले कर दिया गया है और अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि या आपने क्राइम कर दिया है या आप पे क्राइम का एलिगेशन है, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसमें राइट टू बी इन्फॉर्म, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो यू मस्ट बी टोल्ड द रीजन फॉर योर अरेस्ट, कि आपको रीजन बताना पड़ेगा पुलिस को कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। यू हैव राइट टू लीगल काउंसिल, आपके पास राइट है कि आप अपने आप को डिफेंड करें एक लॉयर के थ्रू से, ठीक है। और तीसरा राइट है राइट टू अपियर बिफोर ए मजिस्ट्रेट, आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना 24 घंटे के अरेस्ट के सामने जो है वो अपीयर होने का हक है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में। लेकिन प्रिवेंटिव लॉ के अंदर में क्या होता है कि अभी आपने क्राइम नहीं किया है बट पुलिस को शक है कि आप फ्यूचर में जो है क्राइम कर सकते हो, क्राइम कर सकते हो, ठीक है, क्राइम इन फ्यूचर, या जो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको डिटेन किया जाए, तो इसके लिए क्या आपके पास राइट्स हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या है
कि डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा बात है कि राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, अथॉरिटी को जो है आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, ठीक है। अनलेस अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर नहीं बताना है तो वो अलग बात है, नहीं तो आपके पास नॉर्मली उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा डिटेंशन करने का, ठीक है। और जो डिटेंशन पर्सन है उसके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो डिटेंशन ऑर्डर को जो है चैलेंज कर सके। हालाँकि ये अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो फर्दर क्लॉज़ेज़ है, जैसे यूएपीए, एनएसए, इस टाइप का कुछ अगर चीज़ लग जाता है तो उसमें और भी जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के पास में वो बहुत कम होते चले जाते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लिए कि आर्टिकल 22 की स्कोप में जो है ऑर्डिनरी लॉ और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में क्या-क्या राइट्स अवेलेबल हैं इंडिविजुअल के पास में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास फंडामेंटल राइट कौन सा होता है, ठीक है ना। तो राइट टू अरेस्ट जो मतलब कि राइट अगेंस्ट अरेस्ट में कौन-कौन सा राइट इंडिविजुअल के पास में है, ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 15, ये तो राइट टू इक्वालिटी है, 17 भी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 22 दिस आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 22 provides constitutional safeguards to person who are arrested and detained and operates in टू डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब जो भी ऑर्डिनरी डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी डिटेंशन में क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, एंड राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मतलब ऑर्डिनरी प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपके पास क्या राइट है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि कौन से ग्राउंड पे आप अरेस्ट किए जा रहे हो, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको कंसल्ट करने का और लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करने का जो है आपको अधिकार है। उसके बाद है कि आपको जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के पहले जो है आपको प्रेज़ेंट किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है? ये अधिकार है अगर आप ऑर्डिनरी डिटेंशन के अंदर में, ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में आपको डिटेन किया जाता है तो। लेकिन अगर आपके साथ आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है, तो आपके पास क्या है कि आपको 3 मंथ तक ही जो है विदाउट अप्रूवल डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद अगर फर्दर करना है तो वो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है ना? जिसमें कि हाई कोर्ट जजेस भी होंगे, ठीक है? आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन कम्यूट करना है, ठीक है? और आपके पास एक राइट टू मेक अ प्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है? आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है डिटेंशन ऑर्डर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, आपके पास राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? उसको चैलेंज करने का ऑर्डर है। इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के फंडामेंटल राइट्स में जितने क्वेश्चन थे वो उतने हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग का एक और पार्ट आएगा फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें कि हम लोग आगे के फर्दर फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। आज तो हम लोग आर्टिकल 22 तक ही देखे हैं। अब इसके बाद से आगे जितने भी होंगे आर्टिकल 23 से लेके हम लोग 35 तक जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।